नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वेबिनारों को करेंगे संबोधित। वेबिनार बजट में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर होंगे आधारित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गैंगटोक में सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन के दौरान संसद और विधानसभा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली महापौर और उप महापौर के चुनाव संपन्न होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में रात भर हुआ हंगामा। हंगामे के कारण स्टैंडिंग कमेटी का नहीं हो सका चुनाव। बीजिंग में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक वार्ता। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्तावों पर हुई चर्चा। और महिला T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। केपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 11 मार्च तक 12 वेबिनार को संबोधित करेंगे, जिसमें हरित विकास, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवन को आसान बनाने जैसे बजट में उल्लेखित प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित होगा। इन वेबिनारों का आयोजन इस साल के केंद्रीय बजट 2023-24 में उल्लेखित सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर आधारित होगा। केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभाग, नियामक, शिक्षाविद, व्यापार और उद्योग संघ सहित अन्य प्रमुख हितधारक वेबिनार में भाग लेंगे। आज ग्रीन ग्रोथ यानी हरित विकास पर वेबिनार आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 41वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। 9 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की थीं, 2 परियोजनाएं रेल मंत्रालय की थीं और एक परियोजना विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की थी। 41,500 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हैं। बैठक में मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की गई। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दीमापुर में रैली करेंगे और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी एनडीपीपी के कई प्रचार कार्यक्रमों को भी संबोधित करेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को शिलांग में रैली की। राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि टीएमसी मेघालय में ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव लड़ रही है कि पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी सत्ता में आ जाए। उन्होंने राज्य में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार पर भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप लगाया। वहीं नागालैंड में भी 27 फरवरी को मतदान होगा। नागालैंड विधानसभा परिसर अपने 60 नए विधायकों के लिए पूरी तरह तैयार है। नागालैंड विधानसभा के अधिकारी नए विधायकों के स्वागत के साथ ही उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम और ट्रेनिंग की तैयारियां कर रहे हैं। संसद टीवी ने इस बारे में विधानसभा के जॉइंट सेक्रेटरी टीवी केवेपे काफे से बात की। नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को चुनाव हो रहा है और इसके बाद 2 मार्च को यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी। मेरे साथ हैं केवेपे कोफो जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं नागालैंड असेंबली में। कोफो सर, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। द MLAs who will be elected after this whole election process, they will come to the Nagaland Assembly. And after that, there may be new MLAs also. And you prepare yourself for their training, etc., to tell them how to raise their voice in democratic process. So, what are the preparations for the administration of Nagaland Assembly is concerned?
Yeah, we're expecting new member may also come to this 14th house. So if there any training or orientation, we're ready for them. So we wish all the intending candidates to do their best and come to the 14th Nagaland Legislative Assembly. In the early part, we have a ruling bench and opposition bench, but later opposition-less, so our function are a little different functioning. So I don't know for the next assembly, there will be, I think, a good number of opposition will come up. So let us look forward. Thank you. नागालैंड के कोहिमा से जुड़ गए हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा। पवन, बताइए कि नागालैंड में क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है और चुनाव को लेकर वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? एक बात मैंने बड़ी गौर करने लायक है यहाँ पे कि कोहिमा राजधानी है, यहाँ पे कोई पोस्टर बैनर ज्यादा नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस है वहीं पे हैं। लोग सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं क्योंकि ज्यादातर जो चुनाव प्रचार है वो डिजिटल हो गया है। शालिनी, यहाँ पे मोबाइल पे सारी चीजें होती है, वहीं पे सभी पार्टियों ने फोकस कर रखा है, चाहे एनडीपीपी हो, बीजेपी हो, चाहे यहाँ दूसरी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, और यहाँ की जो नागा पार्टी हो, वो सारी चीजें जो है वो डिजिटल पे चले गए हैं सारा। तो एक तो, और जो लोग हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, खुल के नहीं बोलते, वो हेजिटेट करते हैं बोलने में। अपनी जो उनकी पॉलिटिकल उनका जो रहता है उसमें वो ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं रहते। तो एक तो ये चीजें, पर हालांकि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहती है। पिछली बार 80% हुई थी, तो इस बार भी मैंने कल मुख्य चुनाव अधिकारी से बात की थी, तो उन्होंने कहा इस बार बढ़ रही है। जहां तक तकनीकी कारणों से पवन के साथ हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है। अब जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सूरज के साथ। सूरज मेघालय में है और मेघालय में क्या कुछ चुनावी हलचल चल रही है? वहां पर लगातार प्रचार हो रहा है। कल प्रधानमंत्री वहां पर प्रचार करेंगे, उनकी एक रैली होने वाली जिसमें वो संबोधित भी करेंगे। तो सूरज, क्या कुछ अपडेट है मेघालय से? बिल्कुल शालिनी, मेघालय में लोकतंत्र के इस महापर्व की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और शिलोंग सहित तमाम जो बड़े शहर हैं मेघालय के, यहाँ के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर चुनाव प्रचार जोरों से है। यहाँ पर 5-6 पार्टियां दम खम लगा रही हैं राज्य की सत्ता में वापस आने के लिए। पिछली 6 विधानसभाओं से यहाँ पे स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। हर बार मिलीजुली सरकार ही यहाँ बनती है, इसलिए इस बार भी कोशिश हो रही है। जैसा कि शालिनी आप जानती हैं कि ये 3 हिल से मिलकर बना है राज्य, खासी, जैंतिया और गारो हिल से, और पिछले 13 साल से यहाँ पर गारो हिल से ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। खासी और जैंतिया हिल से नहीं बन रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। उसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव प्रचार को लेकर सभी बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। कल प्रधानमंत्री खुद तुरा और शिलोंग में रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। उसके अलावा कल हमने देखा था कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी ने शिलोंग में रैली को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता यहां पर कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा यहां के क्षेत्रीय क्षत्रपों की अगर मैं बात करूं शालिनी, तो एनपीपी जो यहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, उस मुख्यमंत्री कर्नाट संगमा के नेतृत्व में वो भी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो स्थानीय पहचान है यहाँ पर, चूंकि खुद संगमा जो है वो गारो हिल से आते हैं और कहीं खासी समुदाय में नेतृत्व को लेकर असंतोष है, तो उन्होंने बाकायदा ये ऐलान करवाया है कि अभी मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हुई है और रिजल्ट आने के बाद तय होगा कि वो गारो, खासी या जैंतिया में से कोई भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ एक पार्टी यूडीपी है जिसका आधार खासी हिल में है, वो भी प्रचार कर रहा है। और मेघालय एक संगीत प्रेमी राज्य है, यहाँ पर चुनाव प्रचार में संगीत का इस्तेमाल तमाम पार्टियां कर रही हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी यहाँ पे म्यूजिक का इस्तेमाल किया है ताकि युवाओं को, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें। मेघालय में पिछली बार 86% से ज्यादा मतदान हुआ था, इस बार लक्ष्य है 90% से ज्यादा मतदान होने का, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया जा सके। शालिनी।
धन्यवाद सूरज इस जानकारी के लिए। संसद टीवी की टीम नागालैंड और मेघालय में बनी हुई है और चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी हम हर रोज आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सीपीए जोन 3 में असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। सम्मेलन में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य और सिक्किम विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान संसद और विधानसभा को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ड्रग एब्यूज और साइबर बुलिंग पर भी चर्चा होगी। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 24 फरवरी को समापन भाषण देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करेंगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 10 अकादमी फेलोशिप और 128 कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। भारत और चीन ने बुधवार को बीजिंग में कूटनीतिक वार्ता की और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्तावों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने बीजिंग में भारत चीन सीमा विषय पर विचार विमर्श किया और समन्वय के कार्यकारी तंत्र की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल के तहत इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जल्द ही किसी तिथि पर 18वें चरण की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी कर कहा कि दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर शुरुआती चरण में हुई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की और गलवान घाटी और 4 अन्य स्थानों पर दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के नतीजों का समर्थन किया। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के दौरान सदन में हंगामा सुबह तक जारी रहा। कल रात से सदन की कार्यवाही 12 बार से ज्यादा स्थगित हो चुकी है। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, पार्षदों का हंगामा शुरू हो जाता है। आज सवेरे तक सदन में कागजी गोले रुक रुक कर चलते रहे। महिला पार्षद भी आपस में भिड़ती रही हैं। हंगामे के मद्देनजर एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने सिविक सेंटर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के नियमों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन नियमों के तहत खाद्यान्न की 100% और चीनी की 20% पैकिंग जूट बैग में करना अनिवार्य है। इन नियमों को मंजूरी से जूट मिलों और अन्य संबद्ध इकाइयों में काम करने वाले करीब 4.25 लाख से ज्यादा श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 3 BIS, अनुच्छेद 50A और अनुच्छेद 56 से जुड़े 3 प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। टॉप न्यूज में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop, and every week I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद रत्न सम्मान 2023 के लिए नामित सांसदों को बधाई दी। सांसद अधीर रंजन चौधरी, मनोज झा, जॉन ब्रटास सहित 13 सांसदों को संसद रत्न सम्मान 2023 के लिए नामित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वो बेंगलुरु में एक संवाद सत्र, सतना में एक आदिवासी सभा में भाग लेंगे और पटना में किसानों और मजदूरों के एक समागम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज कर्नाटक के बेल्लारी में विजय संकल्प समावेश में भाग लेंगे और बेंगलुरु में भारतीय राजनीति के 65 साल का परिदृश्य और मोदी के नेतृत्व में व्यापक बदलाव विषय पर एक परिचर्चा सत्र को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर बीरभूम में रहेंगे। रक्षा मंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शांति निकेतन आश्रम जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की कमान संभालने के बाद दुनिया भर में भारत की छवि बदली है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू ने G20 और साई 20 की बैठकों में भाग के रूप में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार तेजी से प्रौद्योगिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच पर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के उसके निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और राज्यों की सरकारों को 29 मार्च तक अपने आदेश पर अमल से जुड़ा हलफनामा दायर करने को कहा है। साथ ही ये भी आगाह किया है कि आदेश का पालन न करने की स्थिति संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना होगा। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज सुबह 11:30 बजे राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल को बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधिगण और आमंत्रित गणमान्य नागरिक, साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य का बजट 2023-24 पेश करेंगे। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। कल यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री कनुभाई देसाई 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। 25 दिनों के बजट सत्र में कई विधेयक पेश किए जाएंगे और उन पर चर्चा की जाएगी। एशिया आर्थिक संवाद 2023 का 7वां संस्करण आज से पुणे में शुरू हो रहा है। ये संवाद 25 फरवरी तक चलेगा। संवाद का प्रमुख विषय एशिया और उभरती हुई विश्व व्यवस्था है। वार्ता के उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भूटान की शाही सरकार के वित्त मंत्री लियोनपे नामगे त्रेशेरिंग और मालदीव के वित्त मंत्री महामहिम इब्राहिम अमीर के बीच बातचीत होगी। ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ता इस वार्ता में भाग ले रहे हैं। टॉप 10 के बाद अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चीन और ताजिकिस्तान में आज दिन की शुरुआत भूकंप के एक बड़े झटके के साथ हुई। चीनी मीडिया सीसीटीवी ने आज बताया कि चीन के झिंजियांग क्षेत्र और ताजिकिस्तान की सीमा के पास आज सुबह 6.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ये ताजिकिस्तान के पश्चिम में 67 किलोमीटर और 20 किलोमीटर नीचे था। ये क्षेत्र दूरस्थ और हल्की आबादी वाला क्षेत्र है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। कई एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक भूकंपीय माप अक्सर भिन्न होते हैं। भूकंप के बाद की अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।
इससे पहले कल बुधवार को दोपहर 1:30 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था। हालांकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं रही थी। इसके थोड़ी देर बाद नेपाल में भी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5 से थोड़ी ज्यादा रही थी। अमेरिका में एक बार फिर से आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बर्फीले तूफान के कारण 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 2000 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है। बर्फीले तूफान ने पश्चिमी और मध्य राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके कारण लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने खराब मौसम की चेतावनी पहले ही दे दी थी। इस महीने की शुरुआत में भी अमेरिका में विमान सेवाएं प्रभावित हुई थी और इस दौरान 1400 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों के नियंत्रण संधि के आखिरी बचे हिस्से से अपने देश की भागीदारी निलंबित करके बड़ी गलती की है। अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के पूर्वी हिस्से के सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए पोलैंड पहुंचे थे। उन्होंने इन सहयोगी देशों को आश्वस्त किया कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बावजूद अमेरिका उन सभी देशों के पक्ष में खड़ा रहेगा। संधि से पीछे हटने की पुतिन की घोषणा के बाद बाइडेन ने रूस के इस फैसले की निंदा की। इस संधि को नई शुरुआत की संज्ञा दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। बजट में मूलभूत अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किए जाने के साथ साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बजट भाषण शुरू किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए बजट में 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 20,000 रोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य तय किया गया है। बजट में इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकाइयों के लिए शुरुआती पूंजी को 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत और इजराइल मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के इच्छुक हैं, क्योंकि इससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और आगे ले जाया जा सकता है। इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देश मेक इन इंडिया के तहत साथ मिलकर निर्माण करने और निर्यात करने की योजना पर काम कर रहे हैं। Of its defense system that it's developing, because once you develop a system, you do it in Israel, because we are living under a strong threat all the time. We don't want anyone to get near to our capabilities or understand our capabilities or our weaknesses. Once you know our system, you know our weaknesses. So in the perfect world, we wouldn't sell anyone any of our systems. और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच साउथ अफ्रीका के केपटाउन स्थित न्यूलैंड्स में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जहां ग्रुप 1 के अपने सभी 4 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, तो वहीं टीम इंडिया ग्रुप 2 के 4 में से 3 मैच जीतकर यहां तक पहुंची है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड को हराया है। दूसरा सेमीफाइनल 24 फरवरी को इसी मैदान पर होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और मेजबान दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे से भिड़ेंगे। फाइनल भी केपटाउन में ही 26 फरवरी को खेला जाएगा। आईसीसी द्वारा जारी ताजा पुरुष टेस्ट रैंकिंग में भारत के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को अपनी अपनी रैंकिंग में बढ़त मिली है। भारत के रविचंद्रन अश्विन टेस्ट रैंकिंग में एक पायदान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं रविंद्र जडेजा 7 पायदान के लाभ से शीर्ष 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने काहिरा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 22 वर्षीय तोमर ने फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर शमिरल पर 16-2 से आसान जीत दर्ज की। तोमर ने रैंकिंग राउंड में 406.4 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि शमिरल 407.9 अंकों के साथ
पहले स्थान पर रहे थे। ये ऐश्वर्या का दूसरा निशानेबाजी विश्व कप पदक है। 22 वर्षीय तोमर ने पिछले साल चागवोन विश्व कप में भी स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रदर्शन के साथ भारत के कुल 6 पदक हो गए। इनमें से 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। काहिरा शूटिंग विश्व कप पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है, जबकि हंगरी 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत के साथ दूसरे स्थान पर है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 23 फरवरी से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 23 फरवरी साल 1881 में महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में हुआ। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर उनके चाचा का गहरा प्रभाव रहा। साल 1907 में किसान कानूनों के खिलाफ चलाया गया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में ही हुआ। इस आंदोलन के चलते अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया था। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। अजीत सिंह ने भगत सिंह के पिता किशन सिंह के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेज विरोधी किताबें छापनी शुरू कर दी। अजीत सिंह ने दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वह सुबह भी आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया। जिस आजादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत को भी खो दिया था, लेकिन आजादी के उस जश्न को वह बाकी लोगों की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। सरदार अजीत सिंह का भारत की आजादी के दिन ही 66 साल की उम्र में निधन हो गया।